अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आर्टिकल नंबर 13 एंड 14 के बाद आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आर्टिकल नंबर 15 एंड 16 ऑफ क्यूएसओ। तो शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 15 से। क्यूएसओ आर्टिकल नंबर 15 जिसकी हेडिंग है विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। इस हेडिंग का मतलब है कि जो गवाह है वो इस बुनियाद पे सवाल का जवाब देने को मना नहीं कर सकता कि अगर उसने इस सवाल का जवाब दिया तो वो जवाब देने से वो गवाह मुजरिम साबित हो जाएगा। ठीक है, ये जो हेडिंग है इसका मतलब ये है। सबसे पहले मैं आर्टिकल 15 का कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन बयान कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको जो है ट्रांसलेट करूँगी। एज पर आर्टिकल 15 ऑफ क्यूएसओ कोई भी गवाह इस बात को उज़र बना के सवाल का जवाब देने से माफ़ नहीं हो सकता कि वो जो सवाल का जवाब देगा उसके इवज़ में वो ख़ुद मुजरिम करार हो जाएगा या ख़ुद उस पर जुर्माना आयद हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने ये पढ़ा था कि जो गवाह है वो किसी न किसी वजह पे उनको कंपेल नहीं किया जा सकता कोई भी जवाब देने पे। अब ये जो आर्टिकल है ये हमें कहता है कि सिर्फ इस बुनियाद पे कि अगर गवाह ने जवाब दिया किसी सवाल का तो वो ख़ुद मुजरिम करार हो जाएगा या उस पर जुर्माना आयद हो जाएगा, वो इस वजह से सवाल का जवाब देने से बचत नहीं करवा सकता अपनी, यानी कि उसको हर हाल में जो सवाल उससे पूछा गया है उसका जवाब देना ही है। अब अगर हम क्यूएसओ के प्रीवियस आर्टिकल्स देखते हैं तो उसमें हमें क्या कहा गया है? उसमें हमें कहा गया है कि जो गवाह है उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए। लेकिन ये जो आर्टिकल 15 है ये कहता है कि नहीं, किसी भी प्रोसीडिंग में, चाहे वो सिविल है चाहे वो क्रिमिनल है, उसमें गवाह को पूछे गए सवाल का जवाब देना है। और पूछे गए सवाल के जवाब में अगर कोई गवाह ये उज़र पेश करता है कि वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता इस बुनियाद पे कि अगर वो इस सवाल का जवाब देता है तो वो ख़ुद मुजरिम साबित हो जाएगा या उस पर ख़ुद कोई जुर्माना आयद हो जाएगा, तो अदालत क्या है इस उज़र की बुनियाद पे उसको ये नहीं कहती कि अच्छा तुम इस सवाल का जवाब नहीं दो, अगले की तरफ बढ़ते हैं। जबकि वो क्या करेगी? वो कहेगी नहीं, भले तुम इससे मुजरिम साबित हो जाओ, भले तुम पे जुर्माना आयद हो जाए, तुमने इस सवाल का जवाब देना है। ठीक है, अब जैसा कि इस आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट हमें ये बताता है कि हर हाल में गवाह को पूछे गए सवाल का जवाब देना है, चाहे वो उसको मुजरिम साबित करे। तो इससे हमारे ज़हन में एक पॉइंट आता है कि इस तरह तो गवाह पे खुद कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, गवाह खुद मुजरिम साबित हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट इस आर्टिकल का हमें ये कहता है कि ठीक है, भले हमने कंपेल किया है गवाह को जवाब देने के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उसने ऐसा जवाब दिया है जिसमें वो खुद मुजरिम साबित होता है तो हम उसके जवाब को लेके उस पर कार्रवाई कर दें या उस पर कोई जुर्माना आयद कर दें। ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो पार्ट है इस आर्टिकल का वो गवाह को कुछ तहफ़्फ़ुज़ देता है कि ठीक है, गवाह को हमने कंपेल किया किसी सवाल का जवाब देने के लिए, वो क्रिमिनेट था उसका जो जवाब था। ठीक है, उसने ख़ुद गवाह की जो शख्सियत है, जो उसकी पोजीशन है, उसको मशकूक किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो गवाह गवाही देने आया है हम उस पर ही कोई कार्रवाई शुरू करें। यहाँ तक इस आर्टिकल में हमें बात की समझ आई कि जो पहला पैरा है वो हमें ये कहता है कि कोई भी गवाह इस बात पे सवाल का जवाब देने से माजरत नहीं कर सकता कि इस सवाल के जवाब पे वो खुद मुजरिम साबित हो जाएगा या उस पर कोई ना कोई जुर्माना आयद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो इसका पैरा है वो कहता है कि ठीक है, हमने कंपेल किया गवाह को जवाब देने के लिए, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जवाब की बुनियाद पे उस पर कार्रवाई हम शुरू कर दें। इस आर्टिकल की आखिरी लाइन के मुताबिक हमने अगर एक गवाह से सवाल पूछा है और उसने उसका जवाब गलत दिया है, ठीक है, झूठी गवाही साबित हो गई है, अब ये जो सिचुएशन है जहाँ पे झूठी गवाही दी है गवाह ने, उसके ऊपर क्या है, कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, पहले वाली जो सिचुएशंस है जिसमें उसका किरदार मशकूक होता है, उस पर जुर्म साबित होता है, उसमें तो कार्रवाई नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि हमने उसको खुद कहा है, हमने उसको खुद कंपेल किया है जवाब देने के लिए। लेकिन अगर उसके जवाब में उसने झूठी गवाही दी है और वो साबित हो गई है कि ये जो शख्स गवाह बन के आया है ये झूठा है, इसने फॉल्स एविडेंस दिया है, तो फिर क्या है, फिर उस पर कार्रवाई होगी। वो इस आर्टिकल के अंडर अपने आप को बरी नहीं करवा सकता। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये फॉल्स एविडेंस पे अप्लाई नहीं होता, इसके अलावा जो बात है उस पर अप्लाई होता है। अब अगर मैं इस आर्टिकल को समराइज़ करती हूँ तो इसमें दो बातें हैं।
पहली बात जो कि ये आर्टिकल बयान करता है वो कहता है किसी भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में गवाह को मुस्तस्ना हासिल नहीं है कि वो सवाल का जवाब ना दे। किस बुनियाद पे? कि अगर उसने सवाल का जवाब दिया तो वो मुजरिम करार हो जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट वो ये कहता है कि अगर किसी गवाह को हमने कंपेल किया है कि वो उस पूछे गए सवाल का जवाब दे तो उस जवाब की बुनियाद पे हम उस गवाह पे कोई भी कार्रवाई या कोई भी पेनल्टी आयद नहीं करेंगे। और जो आखिरी लाइन है इस आर्टिकल की उसके मुताबिक अगर कोई गवाह सवाल का गलत जवाब देता है, हमें फॉल्स एविडेंस देता है, तो उसकी बुनियाद पे उस पर कार्रवाई हो सकती है। पहली वाली बात के मुताबिक नहीं हो सकती, लेकिन जहाँ पे झूठ आ जाएगा, जहाँ पे फॉल्स एविडेंस आ जाएगा, वहाँ पे ये आर्टिकल लागू नहीं होता, उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये इस सवाल का मुकम्मल कॉन्सेप्ट था। अब हम इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अ विटनेस गवाह शैल नॉट बी एक्सक्यूज्ड, गवाह को माफ़ नहीं किया जाएगा या उसका उज़र नहीं लिया जाएगा फ्रॉम आंसरिंग, जवाब देने से, एनी क्वेश्चन, सवाल का, एज टू एनी मैटर, उस मामले में, रेलिवेंट जो कि मुतलका होगा, टू द मैटर इन इशू, इन एनी सूट और इन एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, सिविल प्रोसीडिंग में या किसी मुकदमे में उस इशू के, उस मामले के मुतालिक जिस पे बनाए दावा है, यानी कि जिस पे जो मुकदमा है वो टिका है, उसके मुतालिक जवाब देने के लिए किसी भी गवाह को माफ़ नहीं किया जाएगा। हर हाल में उसको क्या है, जवाब देना पड़ेगा। ऑन द ग्राउंड दैट, इस बुनियाद पे कि द आंसर, जवाब टू सच क्वेश्चन, पूछे गए सवाल का, विल क्रिमिनेट, उसको मुजरिम साबित करेगा, और मे टेंड या बाइस बनेगा, डायरेक्टली बिला वास्ता और इनडायरेक्टली बिल वास्ता, टू क्रिमिनेट सच विटनेस, मुजरिम ठहराने का उस गवाह को, और दैट इट विल एक्सपोज, और वो लेके जाएगा, और टेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एक्सपोज, या जो है बिल वास्ता या बिला वास्ता लेके जाएगा सच विटनेस उस गवाह को, टू पेनल्टी और फॉर फ्यूचर ऑफ एनी काइंड, किसी किस्म के जुर्माने की तरफ। तो इस पैराग्राफ में यही बात बयान की गई है कि जो गवाह है उसको हर हाल में सवाल का जवाब देना ही है। वो ये नहीं कह सकता कि अगर मैंने सवाल का जवाब दिया तो मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रिमिनल साबित हो जाऊंगा या मुझ पे कोई जुर्माना आयद हो जाएगा। प्रोवाइडेड दैट, बयान किया गया कि नो सच आंसर, कोई ऐसा जवाब, विच अ विटनेस शैल बी कंपल्ड टू गिव, कोई ऐसा जवाब जिसको देने के लिए विटनेस को कंपेल्ड किया गया हो, उसको मजबूर किया गया हो, शैल सब्जेक्ट हिम टू एनी अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन, उसको नहीं लेके जाएगा किसकी तरफ, प्रोसिक्यूशन की तरफ या उसके अरेस्ट की तरफ, और बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम इन एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, और इसके अलावा वो जो जवाब है उसको किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उसके खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा, यानी कि एज अ एविडेंस उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक्सेप्ट, सिवाय, अ प्रोसिक्यूशन, ऐसी कार्रवाई फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस बाय सच आंसर, जो कि किसी सवाल के जवाब में झूठी गवाही देने की बुनियाद पे की गई हो, उसके अलावा किसी भी प्रोसिक्यूशन में वो जो विटनेस है उसका जवाब उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ना ही उसको उस जवाब की बुनियाद पे अरेस्ट किया जाएगा। अब ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये विटनेस को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए कहता है कि ठीक है, विटनेस को कंपेल कर दिया गया है सवाल का जवाब देने के लिए, तो विटनेस ये नहीं समझे कि ये जो जवाब है ये उसके अरेस्ट का बाइस बनेगा या किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर मामला फॉल्स एविडेंस का हो जाता है तो फिर गवाह को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आर्टिकल 15 के बाद अब हम आर्टिकल 16 को देखने वाले हैं, और ये जो आर्टिकल है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लॉ गेट के हवाले से भी, LLB के जो पेपर्स होते हैं उसके हवाले से भी। इसकी हेडिंग है अकम्प्लिस, और अकम्प्लिस का मतलब होता है क्राइम पार्टनर, यानी कि ऐसा शख्स जिसने किसी और शख्स की किसी जुर्म करने में मदद की हो उसको हम कहते हैं अकम्प्लिस। अब क्योंकि ये आर्टिकल दोनों लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल लॉ गेट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और जो आपके LLB के पेपर्स होते हैं उसके हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मैं इसको लॉ गेट के लिहाज से करवाऊंगी, यानी कि इसकी मैं ट्रांसलेशन कर देती हूँ और उसके बाद फिर जो है इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए कि हमने ये सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है। आर्टिकल 16 हमें बताता है अकम्प्लिस के बारे में, यानी कि शरीके जुर्म या साथी जुर्म के बारे में। और हमारे ज़हन में एक सवाल आता है कि ये जो शरीके जुर्म होता है कि ये भी विटनेस हो सकता है, ठीक है, और अगर ये विटनेस हो सकता है तो क्या तमाम मामलात में विटनेस हो सकता है, और अगर ये तमाम मामलात में विटनेस नहीं हो सकता है तो कौन से ऐसे मामलात हैं जिनमें हम इसको विटनेस के तौर पे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि इसकी गवाही की कानूनी हैसियत क्या है,
ठीक है, तो ये जो सवालात हैं इनके जवाब हमें देता है आर्टिकल नंबर 16, और आर्टिकल नंबर 16 की मैं अब आपको एक्सप्लेनेशन करके बताती हूँ, साथ साथ मैं आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट भी बताती जाऊँगी। एन अकम्प्लिस शरीक जुर्म शैल बी होगा अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, वो जो हमने पहला सवाल पूछा था कि क्या शरीक जुर्म विटनेस हो सकता है, तो ये जो आर्टिकल है पहली लाइन में हमें कहता है कि जी हाँ, जो शरीक जुर्म है वो विटनेस हो सकता है और कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। कॉम्पिटेंट विटनेस कौन से विटनेस होते हैं? ये वही विटनेस हैं जो हमने आर्टिकल नंबर 3 में पढ़े थे। ठीक है, जो रेशनल आंसर्स दे सकते हैं, जो बात को समझ सकते हैं, वो क्या होते हैं? कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो शरीक जुर्म है ये कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है किसके खिलाफ? एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ। और ये जो एक्यूज्ड पर्सन है ये कौन सा पर्सन होता है? ये वही पर्सन होता है जिसके साथ मिलके इसने जुर्म किया होता है, यानी कि जिस शख्स की इसने हेल्प की होती है उसी के खिलाफ अकम्प्लिस जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस साबित हो सकता है। इस आर्टिकल को शुरू करने से पहले हमारे ज़हन में एक सवाल आया कि जो शरीक जुर्म होता है क्या वो विटनेस हो सकता है? ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आर्टिकल की पहली लाइन देती है कि हाँ जी, जो शरीक जुर्म है वो ना सिर्फ विटनेस हो सकता है बल्कि वो कॉम्पिटेंट विटनेस की डेफिनेशन पे भी पूरा उतरता है। ठीक है, अब अगला जो सवाल हमारे जहन में आया वो ये आया कि ठीक है, जो अकम्प्लिस है वो विटनेस तो हो सकता है, तो क्या वो तमाम मामलात में विटनेस हो सकता है? इस पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो इस सवाल का जो जवाब है वो हमें इसकी नेक्स्ट लाइन देती है। इस आर्टिकल की नेक्स्ट लाइन हमें कहती है एक्सेप्ट सिवाय इन द केसेस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद हद। ठीक है, ऐसे ऑफेंसेस जिन पे हद लागू होती है उन मामलात में जो अकम्प्लिस है वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। कॉम्पिटेंट तो छोड़े, वैसे भी विटनेस नहीं है। ठीक है, उसकी गवाही वैलिड ही नहीं है। किन मामलात में? जिन पे हद लागू होती है या किसास लागू होता है। ठीक है, इन दो मामलात में जो अकम्प्लिस है उसकी गवाही मानी नहीं जाएगी। ये क्या है? ये इस सवाल की एक्सेप्शन है। सबसे पहले हमें क्या बताया गया कि जो अकम्प्लिस है वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। ठीक है, लेकिन साथ ही हमें एक्सेप्शन दे दी गई कि अगर हद का केस आ जाए, अगर कोई ऐसा ऑफेंस आ जाए जिस पे हद लागू होती हो, तो फिर इसकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। और ये आर्टिकल मजीद बयान करते हुए कहता है एंड और आ कन्विक्शन, एक यकीन इज़ नॉट इलीगल, वो गैर कानूनी नहीं है, मेरली बिकॉज, सिर्फ इसलिए, इट प्रोसीड्स, वो आगे बढ़ता है, अपॉन दी अनकोरोबोरेटेड, एक गैर तस्दीक शुदा टेस्टिमनी, गवाही पे, ऑन एन अकम्प्लिस, शरीक जुर्म की। यानी कि वो ये कहता है कि अगर एक अकम्प्लिस आके किसी एक्यूज्ड के खिलाफ गवाही दे देता है, ठीक है, तो सिर्फ उसकी गवाही के ऊपर हम किसी को मुजरिम करार नहीं दे सकते जब तक हम उसकी गवाही को कोरोबोरेट नहीं करते, यानी कि उसकी तस्दीक नहीं करते। ठीक है, अगर किसी शरीक जुर्म ने कोई बात की है तो ये ज़रूरी है कि उसकी बात की तस्दीक की जाए, क्योंकि वो अनवर्थी होता है, वो खुद जुर्म का हिस्सा रहा होता है। तो एक शख्स जो कि पहले से ही जुर्म का हिस्सा है, हम उसकी की गई बात पे मुकम्मल तौर पे यकीन नहीं कर सकते, और यकीन करके हम किसी दूसरे शख्स पे सज़ा लागू नहीं कर सकते। तो इस आर्टिकल को मैं समराइज करती हूँ। सबसे पहला सवाल जो कि लॉ गेट में भी आ सकता है या किसी भी जो भी इम्तिहान आते हैं लॉ के हवाले से उसमें भी आ सकता है कि जो अकम्प्लिस है क्या वो कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है? ये मेन कॉन्सेप्ट है इस आर्टिकल का। तो इसका जवाब है यस, जो अकम्प्लिस है वो कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि एक्सेप्शन बताएं, क्या अकम्प्लिस तमाम के तमाम केसेस में जो है गवाह हो सकता है या कोई एक्सेप्शन है? तो एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? किसास और हदूद, ऐसे ऑफेंसेस, ऐसे जुर्म जिन पे किसास लागू होगा या जिन पे हदूद लागू होगी, तो क्या है वहाँ पे हम उसकी गवाही को नहीं मान सकते। तीसरी बात जो ये आर्टिकल बयान करता है या सवाल पूछा जाता है वो ये है कि जो अकम्प्लिस है क्या उसकी गवाही को कोरैबोरेशन की ज़रूरत है? क्या उसकी गवाही मनोमन मानी जा सकती है? तो हम इसका जवाब देते हैं आर्टिकल 16 की रूह से। वो कहता है कि नहीं, जो अकम्प्लिस है वो एक अनवर्थी विटनेस है, उसकी जो गवाही है उसको कोरैबोरेशन की ज़रूरत है, उसको बाकायदा तस्दीक की ज़रूरत है। यानी कि कॉम्पिटेंट विटनेस तो वो है लेकिन उसकी गवाही को भी तस्दीक की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक जो है अनवर्थी विटनेस होता है। तो जो शरीक जुर्म है वो वक्त आने पे झूठी गवाही भी खा सकता है, वो
अपना जो इल्ज़ाम है वो किसी दूसरे के सर भी रख सकता है। तो हम गवाही लेते वक्त ये बात नहीं भूल सकते कि कहीं ना कहीं ये जो शख्स है जो अकम्प्लिस बन के आया है ये भी उसी जुर्म का हिस्सा रहा है। ठीक है, ये जो आर्टिकल 16 है ये हमें एक लफ्ज़ बताता है अनकोरोबोरेटेड, यानी कि गैर तस्दीकशुदा गवाही जो कि एक अकम्प्लिस देता है। और जो कोरोबोरेशन की बात करता है वो आर्टिकल 129B करता है, यानी कि जब भी हम आर्टिकल 16 पढ़ते हैं तो इसके साथ 129B भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो आर्टिकल हैं ये आपस में जो है लिंक्ड है। तो इसलिए हमें पता चलता है कि जो आर्टिकल 129B है वो हम इस बात पे जोर देता है कि जो अकम्प्लिस है उसकी गवाही को कोरोबोरेट किया जाए, उसकी तस्दीक की जाए। अगर ये आर्टिकल आता है लॉ गेट में तो ये एज इट इज़ ही आता है। आपको पता है आजकल तो वो तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स उठा के देते हैं एज अ क्वेश्चन। ठीक है, और अगर ये आ जाता है LLB के पेपर्स में तो फिर आपको पता है आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है। ठीक है, अकम्प्लेंस को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना है आपने, लेकिन उसकी हेडिंग नहीं देनी। ठीक है, फिर आपने आर्टिकल का हवाला देना है और मीनिंग लिखने हैं, जो कि मैंने आपको उर्दू में बता भी दिया है। इसको ही आप ट्रांसलेट कर दें इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें कि जो अकम्प्लिस है वो एक ऐसा शख्स होता है जो किसी दूसरे की मदद करता है, किसमें, टू कमिट अ क्राइम। ठीक है, क्राइम करने में। और इसी के साथ ही आपने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसकी 2 डेफिनेशन लिख देनी है। और बाद में जो आपसे सवाल पूछा गया है कि क्या वो कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है, तो आर्टिकल नंबर 16 को माइंड में रखते हुए आपने यस लिख के आपने जवाब को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और फिर एक्सेप्शन देनी है उसकी। तो अगर वो आपके सवाल में कोरोबोरेशन का भी थोड़ा सा जिक्र कर लेता तो आपने जब जवाब देना है, कोरोबोरेशन पे आना है, तो आपने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको बयान करने के लिए, जिसको साबित करने के लिए किसी और स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़े। ठीक है, एक ऐसा एविडेंस जिसको एविडेंस साबित करने के लिए भी एक और एविडेंस की ज़रूरत पड़े, उसको हम कोरोबोरेशन में कहेंगे। ठीक है, और जब आप इसको बयान करेंगे तो आर्टिकल नंबर 129B का थोड़ा सा हवाला देंगे। उसमें सेम यही चीज़ है कि जो अकम्प्लिस है वो अनवर्थी है। ठीक है, वो एक अनवर्थी पर्सन होता है। दूसरा, वो अपने आप को बचाने के लिए किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या है कि उसकी जो गवाही है उसको कोरोबोरेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि तस्दीक की ज़रूरत पड़ती है। तो अपना जो जवाब है आखिर पे फिर आपने उसको समराइज़ करना है कि जी हाँ, जो विटनेस है वो गवाही दे सकता है। ठीक है, वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि वो कसास और जो है ना हदूद के केसेस, उनमें वो गवाही नहीं दे सकता। और इसके अलावा अगर वो गवाही दे भी देता है तो उसकी गवाही को तस्दीक की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम सिर्फ़ एक शरीके जुर्म की गवाही पे किसी शख्स को मुजरिम साबित नहीं कर सकते, मुजरिम मान नहीं सकते और उसको सज़ा नहीं दे सकते। ठीक है, जब आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको ये भी मुश्किल लगे तो कोई मसला नहीं है। ये जो आर्टिकल है इसको आपने पार्ट्स में डिवाइड करके, यानी कि जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं वैसे क्वेश्चन नहीं लिखने बैठ जाना, लेकिन वैसे जहन नशीन करके आपने इसको पार्ट्स में डिवाइड करके ही लिख देना। ठीक है, थोड़ा सा खुद से एक्सप्लेन करके आपने लिख देना, आपका जो सवाल है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर अकम्प्लिस पे। और क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा जो है इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा नहीं ज़रा ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।